कि हम लोग पिछले वीडियो में दर्पण के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब और समतल दर्पण के बारे में पढ़ा हमने। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में दर्पण के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब और समतल दर्पण के बारे में पढ़ा हमने। अब जो दर्पण का दूसरा भाग था यानी गोलीय दर्पण, जिसको हमने कहा था कि हम अगले अध्याय में गोलीय दर्पण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वह क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, उससे बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में, उसमें कौन कौन से शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा पहला इस वीडियो में हम किसको डिस्कस करेंगे, तो गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को यहाँ पर हम लोग जानेंगे। जैसे दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, विलंब, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, दर्पण का द्वारक, फोकस दूरी और फोकस तल। क्योंकि ये चीजें हमें जानना अति आवश्यक है। अगर इस चीज को हम नहीं जानेंगे, इन परिभाषाओं को नहीं जानेंगे, तो गोलीय दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं या उनके गुण हैं उनको समझने में हमें कठिनाई हो सकती है। इसलिए इसमें हम इतना पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, जैसा कि हम लोग परिभाषा तो जानते ही हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो जब हम एक पारदर्शी कांच के खोखले गोले के भाग को काटकर उसके एक भाग पर लेड ऑक्साइड का लेपन कर देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। अब यहाँ पर पहला है इसका अवतल दर्पण, इसको अंग्रेजी में कनकेव मिरर भी कहते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, इसको फिगर बना के हम अच्छे से समझेंगे। तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए भाग से होता है, इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए भाग से, यानी कि ये दबा हुआ भाग ये है और उभरा हुआ भाग ये है, तो जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए भाग से होता है, इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये देखिए इसमें होता क्या है, इसको हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये कलई किया हुआ भाग है, कलई किया हुआ भाग या पृष्ठ, ये आपका आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये होता है आपका परावर्तक पृष्ठ। इसलिए हमने अवतल दर्पण में क्या बोला कि जब या वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, यानी कि इसमें कलई कहाँ किया गया होगा, यानी दबे हुए भाग में कलई किया गया होगा। जो इसका परावर्तक पृष्ठ होगा ये उभरा हुआ होगा। तो वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की परिभाषा हम लोग जान चुके हैं, ये गोलीय दर्पण का प्रकार हो गया। अब यहाँ पर हमको कुछ गोलीय दर्पण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को जानना है, जिसको हम क्रम से एक एक करके जानते चलेंगे। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें हम लोग पहले देखते हैं कि दर्पण का ध्रुव।
दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? पहला है पोल ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण का ध्रुव। इसको हम आपको फिगर के माध्यम से बताते चलेंगे, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और अपना लिखना होगा तो अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कितने दर्पण है? तो 2 दर्पण है। ये हो गया आपका कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण हो गया? अभी ये कोई दर्पण नहीं है। जब तक हम इसके एक भाग को कलई नहीं कर लेते, यानी कि एक भाग को परावर्तक पृष्ठ नहीं बना लेते, तब तक ये कोई भी दर्पण नहीं कहलाता है। अब यहाँ पर ये अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। एक है ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। तो दर्पण का ध्रुव कहाँ होगा? दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे हम? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये देखिए गोलीय दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी के अक्षर P से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही आसान है, एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा है आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, केंद्र से आपको स्पष्ट है, केंद्र का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत गोला, वृत्त यही सब बना होगा। तो सही बना है, जो आपके दिमाग में बना है सही बना है। अब ये जो गोलीय दर्पण है वह किसी खोखले गोले से मिलकर, खोखले गोले के भाग का, किसी खोखले गोले का भाग है। तो इसमें जो वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र वह क्या होगा? तो किसी दर्पण का वक्रता केंद्र वह होता है जिससे वह दर्पण काट कर बनाया गया होता है। अर्थात इसको सिंपल से आसान से भाषा में अगर समझना होगा तो क्या कहेंगे कि किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है जिससे वह या जिस खोखले गोले से वह गोलीय दर्पण बनाया गया होता है। या तो एक और भाषा में, वक्रता केंद्र, किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोलीय दर्पण के खोखले, यानी कि जिससे गोलीय दर्पण बना हुआ है, उस जिस खोखले गोले से यह गोलीय दर्पण बना हुआ है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि इसको अगर हम फिगर की सहायता से समझें तो ये देखिए, मान लीजिए कि यह एक कांच का खोखला गोला है, कांच का एक खोखला गोला है और इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा। यानी कि इस कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का भी केंद्र होगा। और इसको हम C से लिखते हैं। इसको हम किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं और यही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये हो गया आपका अवतल और ये हो गया आपका उत्तल। तो यहां पर ये क्या है? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है जिससे वह गोलीय दर्पण बनाया गया होता है, उसी का केंद्र होता है। ठीक है, इसको अगर आसान से भाषा में अगर हमको जानना होगा तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का बना होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब अगला हमारा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है जिस खोखले गोले से बना हुआ है या जिस खोखले गोले का भाग है, उस खोखले गोले की त्रिज्या ही इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये एक खोखला गोला है,
हम दोनों दर्पणों को एक ही साथ बताते चल रहे हैं। अब ये खोखला गोला से काटकर एक परावर्तक गोलीय दर्पण बनाया गया है। इसी खोखले गोले से काटकर एक गोलीय दर्पण बनाया गया है जिसका परावर्तक पृष्ठ इसका दबा हुआ भाग है और इसमें क्या है, इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ भाग है। तो इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले से बनाया गया है उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? जैसा कि आपने परावर्तन में देखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होता है, वैसे इसमें भी अभिलंब होता है। उसको कैसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे, वह कहाँ होता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि इससे कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमारा चौथा भाग क्या है? अभिलंब। तो गोलीय दर्पण का अभिलंब किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी कि वक्रता केंद्र यहां है और ये तो इसका ध्रुव है, इसको हम पहले खींच लेते हैं। अब ये दर्पण है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से कहीं से भी, किसी बिंदु से भी, यहां से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा इस दर्पण का अभिलंब कहलाती है। इस दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का अभिलंब कहलाती है। अगला है हमारा मुख्य अक्ष। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, मुख्य अक्ष। इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। मुख्य अक्ष क्या होता है? किसी दर्पण का मुख्य अक्ष होता है किसी भी गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष। अब यहां पर हम एक ही बना रहे हैं। किसी भी गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा होती है। यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको हम M से लिख लेते हैं। ठीक है। अब अगला है हमारा दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? इन सभी चीजों को जान लेना ही जरूरी है, क्योंकि कभी कभी किसी न किसी वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है। दर्पण का द्वारक तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, ये देखिए गोलीय दर्पण जो है इसके परावर्तक पृष्ठ के प्रथम एवं अंतिम, यानी कि जो इसका दर्पण का व्यास होता है, इसी को हम कहते हैं द्वारक। दर्पण का द्वारक यानी कि जो गोलीय दर्पण का व्यास होगा, सिर्फ इस गोलीय दर्पण का जो व्यास होगा उसको हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब जो मुख्य चीज है, जैसे मुख्य अक्ष, इसको जानना जरूरी, बहुत जरूरी है। इसमें जानना तो सभी चीजों को बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें जो मुख्य अक्ष है वो इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला टॉपिक है मुख्य फोकस, वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो हमारा अगला टॉपिक है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो इसको थोड़ा सा किरण आरेख के द्वारा समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगा। इसमें हम दोनों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए मुख्य फोकस बनाएंगे। तो पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम दर्पण का
मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। अब यहाँ पर भी हमने दो बातें बोला कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो वह जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो दोनों बातों को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इसमें एक बात कहा गया है अवतल दर्पण के लिए और दूसरा बात कहा गया है उत्तल दर्पण के लिए। तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ये अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष क्या होता है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मुख्य अक्ष के समांतर, चलिए मान लीजिए यहाँ पर है ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए यहाँ पर लड़के यहाँ पर क्या हो गई, परावर्तित हो गई, यहाँ पर लड़ी, यहाँ से लड़के परावर्तित हो गई। दर्पण के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए यहाँ पर वास्तव में मिल रहा है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इसको हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है आपका अवतल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, यहां भी देख लीजिए, ये आपका है ध्रुव और ये वक्रता केंद्र और इसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जब इस परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात ये क्या होता है कि परावर्तित हो जाता है, क्योंकि इधर तो कलई है, इधर तो प्रकाश जाएगा नहीं, परावर्तन उधर होगा नहीं, ये इधर को निकल जाता है। लेकिन जब इन दोनों किरणों को आप देखेंगे तो ये देखिए ये ऐसे आगे की तरफ फैलता हुआ जा रहा है, यानी कि जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, इन किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो हम पाते क्या हैं कि ये जो दोनों किरणें हैं, ये और ये, यह इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यह उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है, या फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। तो समझ में आ गया कि जब मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है, तो मुख्य फोकस और दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि मुख्य फोकस और ये दर्पण के बीच की जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अगला हमारा है फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु, यानी कि चलिए छोड़िए उसको, उस तरीके से नहीं, इसे आसान भाषा में समझिए कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। जैसे इसमें देखिए या फिर इसमें देखिए, तो इसमें जैसे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा कौन सा बिंदु है, ये फोकस है। अब फोकस मुख्य फोकस से जाने वाले और मुख्य अक्ष के लंबवत, ये देखिए फोकस से होकर जा भी रहा है और मुख्य अक्ष के लंबवत भी है, तो इस तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, प्रकार, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हुई। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा अगला वीडियो बनेगा वह गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इस पर बनेगा। और इन सब चीजों को, इन बिंदुओं को जब तक आप जानेंगे नहीं
तो गोलीय दर्पणों द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसको समझने में आपको कठिनाई होगी। इसलिए इस परिभाषा को आप क्रमवार तरीके से एक एक करके समझ लीजिएगा। किरण आरेख बना लीजिएगा, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए। अगर इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आई होगी, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, उसको आप कमेंट के माध्यम से आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। उसका निवारण आपका हो जाएगा, उसको बता दिया जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, धन्यवाद। वस्तु की स्थिति। अब यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहां बना? यदि वस्तु जैसे मान लीजिए आपका रखा हुआ है अनंत पर, तो कहां बना? तो फोकस तल पर। अब ये तो हो गया कहां बना। अब कैसा बना? तो कैसा बना में आप लिखेंगे कैसा बना यानी प्रकृति। इसकी प्रकृति क्या है? तो छोटा वास्तविक छोटा बनेगा।